वेलकम बैक नाज़रीन। गिलानी साहब ज़रा शॉर्टली मुझे ये भी बता दें, फिर मैं एजाज़ मलिक साहब की तरफ भी आऊँगी। ये जो अपनी कानूनी, जैसे कि उन्होंने कहा जी उनके पास राइट है इस चीज़ का, वो राइट एग्जैक्टली कैसे है वो थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, जो स्पीकर, मैंने पहले आपको बताया कि जो प्रोविंशियल असेंबली प्रिविलेजेस एक्ट है 1997 का, उसके तहत और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका आर्टिकल है 67, जिसके तहत कोई भी प्रोविंशियल असेंबली जो है वो अपने रूल्स बना सकती है। किसी भी किस्म का अपना जो है वो प्रोसीजर, अपना ईवान चलाने के लिए, कार्रवाई चलाने के लिए रूल्स बना सकती है। वो रूल्स बना सकते हैं। यहाँ तो अभी रूल बना नहीं ना, यहाँ तो उन्होंने रेफरेंस नहीं पहले अब मैं अब उन रूल्स बना सकती है कि आगे थोड़ा 2010 का जो है इसका पंजाब किसी भी प्रोविंशियल असेंबली का जो एक्ट है उसमें स्पीकर के पास पावर है कि वो भेज सकता है, मिसकंडक्ट के ऊपर सेंसर कर सकता है, या ये जो पेनल्टीज, डिफरेंट टाइप ऑफ पेनल्टीज जो है वो दे सकता है। अब उसने मैटर भेज दिया है इलेक्शन कमीशन को, जी ईसीपी। अब तमाम जो इख्तियारात हैं वो ईसीपी के पास चले गए हैं। अब पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है वो लागू होता है इसके ऊपर, और इसकी जो अमेंडमेंट लेटेस्ट जो अभी भी आई रिसेंटली जो बहुत ज़्यादा, जब ये, मैं फिर उधर ही आऊँगा, जब ये कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट बार बार पंजाब असेंबली के अगेंस्ट डिसीजंस दे रही थी और इनकी वोटिंग भी करवा रही थी, स्पीकर की वोटिंग भी करवा रही थी, ये सारी चीज़ें करवा रही थी। उस वक्त भी उन्होंने ये इसी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट लेके आए थे कि वो किसी भी किस्म के अदालती फैसले से वो मुतासर नहीं होगी। तो अब अगर किसी तरीके के साथ इलेक्शन कमीशन ने ये करना है, देखें, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर, एक है परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर, और एक जो है वो है टेम्पररी। जिस तरह से कोई टैक्स गोशवारा जमा नहीं करवाता तो उसको डी सीट कर देती, नहीं ये टेम्परेरी है ना, कि आप फौरी गोशवारा जमा करवाएंगे तो आप अपने एसेट्स शो नहीं करते, वो हो जाता है आपको ये परमानेंट बेसिस के लिए नहीं। ये परमानेंट तो मेरा नहीं ख्याल कि परमानेंट स्पीकर के कहने के ऊपर या स्पीकर के पास इख्तियारात हैं कि वो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन करवा सकता है। मैं नहीं समझता कि इस तरह से है। लेकिन अच्छा, एक और सवाल का, एक और आपकी बात काट रही हूं, एक और सवाल का जरा शॉर्टली साथ ही आंसर कर दें। जी स्पीकर साहब ने तो चले अपना स्वाब दीदी इख्तियार इस्तेमाल करते उसने भेज दिया ना जी, रेफरेंस कोट कर दिया जी। अब जो ईसीपी है वो क्या स्पीकर साहब के इस रेफरेंस की कोई बाइंडिंग है उनके ऊपर कि वो इसको मानेंगे, या वो ठीक है वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं इस पे? जी बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है, वो इसको बिल्कुल वापस कर सकते हैं। उसी का एक शार्ट नोटिस सुबह जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब है, मैं सुबह एक शार्ट आर्डर लिखवाएं कि मैं नहीं मानता इसको, ये डिसमिस है, तो वहीं पे ये खत्म हो गएगा। या उसको अगर आगे प्रोसेस करना भी है तो अंडर व्हाट लॉ? अब यही तो बात है कि मैं वही कह रहा हूँ कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है ये 1976 का है, आई थिंक प्रॉपरली यही है, तो उसके तहत उन्होंने चलाना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन कर पाएंगे या कर सकते हैं, और अगर कर भी देंगे तो फिर वो सस्टेन रह सकेगी। आगे हाई कोर्ट्स भी हैं और सुप्रीम कोर्ट भी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह से परमानेंट जो है डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ नहीं जाता। उसके बाद अगर परमानेंट की तरफ जाते हैं तो ये केस उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, और क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे है ना जी, ये ईसीपी करेगी। हमारी पंजाब की तो वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, पावर है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है जी, वो भी जी वो स्वाबदीद है कि वो भी हो सकता है। मलिक साहब, सर ये बता दीजिए, जमहूरियत हमें इसी वक्त ही क्यों याद आती है? ये 300 सीट्स वाले कमरे के अंदर उनको जमहूरियत याद आ गई है, पूरे मुल्क में उनको जमहूरियत याद क्यों नहीं आ रही? क्या हमारे मुल्क में जमहूरियत है? क्या हमारे जमहूर के पास इतना राइट है कि हम कह सकें कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है? उस वक्त जमहूरियत क्यों नहीं सर याद आती जब MNAs के और MPs के घरों पे पंजाब पुलिस छापे मारती है, चाहे वो किसी भी जमात से हो, चाहे PTI से हो, चाहे PMLN से हो, जो इक़्तिदार में बैठी होती है जमात, वो अपोजिशन को इसी तरह से टफ टाइम देती है, केसेस बनाए जाते हैं।
तो उस वक्त जमहूरियत याद क्यों नहीं आती? उनकी औरतों को जब जलील किया जाता है उस वक्त जमहूरियत याद क्यों नहीं आती? उस वक्त जमहूरियत याद क्यों नहीं आती जब उनके घर तोड़े जाते हैं? ये सारे क्या जमहूरियत इन सब से हटके है? ये जमहूरियत के अंदर नहीं आते, या जमहूरियत उस हाउस के अंदर है, वहाँ पे जमहूरियत की पामाली हो गई, बस अब तो रेफरेंस गया, अगली सीट पे कर दें। देखिए फायजा, बदकिस्मती से हम लोग जो है ना जमहूरियत का नाम तो लेते हैं, लेकिन ऑनेस्टली एक सीनियर सिटीज़न की हैसियत से मैं तो ये समझता हूँ कि हम शायद एक सोसाइटी के तौर पे हम क्वालिफाई ही नहीं करते जमहूरियत को अडॉप्ट करने के लिए और उसको जो है लेके चलने के लिए। देखिए, जमहूरियत सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं है कि आपने असम्बलियाँ बना दी। जमहूरियत शुरू होती है इलेक्शन से जी कि सबसे पहले इलेक्शन का जो प्रोसेस है जी वो ट्रांसपेरेंट हो और वो इतना इफ़ेक्टिव हो कि उसमें जो है किसी किस्म का कोई वोट डालने से पहले, वोट डालने के दौरान या उसके बाद उसकी कोई मैनिपुलेशन ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि जुडिशल सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो कि, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना हुआ है, 1973 का बना हुआ है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन तो अदालतों ने करनी है या उसमें अमेंडमेंट असेंबलीज ने करनी है, और वो बिलअमूम वो 2/3 अक्सरियत से ही होती है जी। तो जब तक फिर एक मुआशरे में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदारों का इंडिपेंडेंट होना, ये बहुत, मीडिया का आज़ाद होना, ये बहुत सारे पिलर्स हैं जिनके ऊपर जमहूरियत की जो है ना वो बिल्डिंग खड़ी होती है। ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने खुद उसके साथ क्या किया। ठीक है। आप तो बहुत यंग हैं, आप के शायद इल्म में हो कि बहुत सारी जो अमेंडमेंट्स हैं वो तो भुट्टो साहब ने खुद की कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। उसको क्योंकि मलिक साहब हमारे साथ हैं? जी मलिक साहब, मलिक साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी 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 मैं ये अर्ज कर रहा था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कंसेंसस डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने टेम्परेरीली तो एग्री कर लिया, लेकिन बाद में जब उनकी टीम ने उनको उसके जो मुज़म्मिरात थे उससे आगाह किया तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स आप देखें 73 से 77 तक भुट्टो साहब ने खुद करवाई। और फिर उसी आइन की मौजूदगी में भुट्टो साहब ने खुद क्या सलूक किया अपनी ही पार्टी के उन लोगों के साथ जिन्होंने उनके साथ इख्तिलाफ राय किया। जे रहीम, मिराज मोहम्मद खान, इफ्तिखार अहमद तारी, ये पंजाब में लोग जो बुजुर्ग अभी जिंदा हैं उनको पता है दलाई कैंप किसने बनाया था अपने सियासी मुखालफिन के लिए जी। और ये सियासी मुखालफिन अपोजिशन के नहीं थे, ये उनकी अपनी पार्टी के डिफाइंड लोग थे। अपने जो मुखालफिन थे उनके खिलाफ हैदराबाद ट्रिब्यूनल बना, नैब को बैन किया गया, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी गई। तो हम लोगों का मिजाज ही जमहूरी नहीं है, बदकिस्मती से। इसलिए हम लोग जब जमहूरियत की बात करते हैं ना तो हर शख्स के कॉल ऑफ फेथ में तजाद है। और फिर ये जो लोग अभी हम सब अगरचे स्पीकर साहब की पर्सनालिटी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये सारे वो एस्पायरेंट लोग हैं, क्योंकि बदकिस्मती से फायजा हमारी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। ठीक है। तो ये सारे वो लोग हैं जो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप होती है, जो पार्टी के डायनेस्टिक रूलर्स होते हैं, ये उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए,
और उनकी गुड बुक्स में रहने के लिए ये किसी भी इंतहा तक जा सकते हैं, ओके क्योंकि इनमें ठीक। से किसी का कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं होता। ये अपने वोटर्स को तो जवाबदेह ही नहीं होते। इनका सारा कैरियर जो है ये अपनी पार्टी के जो फर्द वाहिद जो उस वक्त पार्टी की जिसके पास क़यादत मौरूसी तौर पे आई होती है, ये उसकी खुशनुदी के बगैर एक दिन ठीक। नहीं चल सकते। ठीक हो गया है मलिक साहब, आपको पॉइंट आ गया। शराज साहब मुझे ये बता दें, वाई डी सीटिंग, इससे पहले आपने कहा शायद इनको ज़्यादा पार चाहिए होगी, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं वो सुन लीजिए फिर मुझे बता दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि डी सीटिंग पे ये कंफर्टेबल हो जाएंगे? अदलिया की हैयत इन्होंने बदल दी, क्योंकि अदलिया मौजूदा अदलिया जो है उसकी हैयत जो है वो इनको सूट करती थी, पहले जो अदलिया वो इनको सूट नहीं करती थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ ने इतनी हाइप क्रिएट कर दी उनकी, तो उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम उसके लिए आ गई, वो भी अदलिया इनको सूट करती थी। फिर एक इसके बाद पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अगर देखें तो एक जज साहब को यहाँ से वहाँ ले जाके और उनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी हैयत तब्दील कर दी गई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी क्रिएट कर दिए गए। सर इतनी पार्ट्स तो ऑलरेडी हैं, फिर अदलिया के ज़रिए इनको बाकायदा 2/3 मेजॉरिटी भी मिल गई है। वो सीटें जो इनको अवाम ने दी थी उनसे ज़्यादा क्वांटिटी इनको रिजर्व सीट्स की मिल गई है। हालांकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जितनी आपको अवाम ने मेजॉरिटी दी होती है उसकी तनासुब से आपको रिजर्व सीटें मिलती हैं, वो भी इनको मिल गई। तो अब कौन सी मजीद पार्स इनको देनी है? सर पार्स ही पार्स है इनके पास। देखें, जो मुस्लिम लीग नून है ना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ज़ाहिर है एयर मार्शल साहब ने बड़ा अच्छा तजिया किया है, मैं इनकी तहसीन करता हूँ। इनके बाद तो मेरे ख्याल में कोई बात बाकी रह नहीं जाती। इनको चूंकि 8 फरवरी का जिस सिकंदर सुल्तान राजा ने हमारे स्पीकर साहब ये पंजाब असम्बली के लाहौर से गए इस्लामाबाद, और दोनों ने आपस में एक तस्वीर शेयर की और फिर वो जो डी सीट का मामला था उनके हैंड ओवर किया, और बड़ी जल्दी से दोनों ने तस्वीर वो वायरल हुई। तो वो सिकंदर राजा साहब जो है उनको आज तक ये जरूरत नहीं हुई कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था उसका बाकायदा खुद ऐलान भी कर दें क्या इलेक्शन था। और मौजूदा जो पंजाब की अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो या इक़्तिदार में जितने भी लोग बैठे हैं इनको पता है कि अवाम हमारे साथ नहीं है, अवाम ने हमें वोट नहीं दिए। और ये वो खौफ है जो 85 से लेकर जब मियां साहब पहली दफा वजीर बने, उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में मुस्लिम लीग नून का जो बेस समझा जाता है, गढ़ समझा जाता है, वो पंजाब है, वो एक से चला गया। और ये जो वापस अपनी जो ताकत है, इसी वजह से आप देखती हैं कि आटे पर, और फिर अभी 10 मुहर्रम के डब्बे हैं सुना है, उनके ऊपर भी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर थी, और आटे पर अस्पतालों में हर जगह इश्तिहारों के ऊपर तस्वीर नवाज शरीफ साहब की भी और मरियम नवाज साहिबा की भी। तो वो पावर है, वो गेन है जो पंजाब ये वापस सर उन्होंने क्या बाद में इलेक्शंस नहीं लड़ने? खान साहब आप भी अजीब बातें करते हैं। क्या नून लीग ने इलेक्शंस नहीं लड़ने? वो अगर साथ साथ अपनी पब्लिसिटी किए जा रहे हैं तो करने दें। अच्छा, मैं अवाम के पैसों से पब्लिसिटी उनकी हुई जा रही है मुफ्त में। सही, लेकिन ये अवाम को खुद ही इसका कोई ये देखे ना, अवाम को खुद ही इसका एहसास होना चाहिए, अवाम को खुद ही इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है और इस तरह के जो मामलात हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। तो ये बेसिकली वो चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। देखें, मलिक अहमद साहब का जो कंडक्ट है ये डी सीटेड करने के लिए, ये लीगली हो सकता है इसकी कोई लीगलिटी में वो चीज गलत ना हो सकता है उनकी ये पावर्स हैं, लेकिन हम उस जो उन्होंने जो रेफरेंस भेजा है उस पर बात इस वजह से नहीं कर सकते, उनकी तफसीलात हमारे सामने नहीं आई है कि वो तफसील है क्या, उसमें उन्होंने लिखा क्या, किस बेस के ऊपर ये कर रहे हैं। लेकिन अखलाकी तौर पर या जो एयर मार्शल साहब बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी में आपको कस्टोडियन ऑफ द हाउस अखलाकी तौर पर हाउस को चलाना होता है। और ये फ्रस्ट्रेशन है मलिक अहमद की, या प्रेशर है कि एक धीमे लहजे का इंसान इतनी फ्रस्ट्रेशन से बात कर रहा है। ये प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, प्रेशर किसकी तरफ से हो सकता है?
प्रेशर मैंने आपको है ना, हाइब्रिड प्लस निजाम की तरफ से है या पार्टी की तरफ से है? पार्टी का ये मरियम प्रेशर, नवाज मेरा साहब नहीं ख्याल कि पार्टी का प्रेशर हो सकता है। पार्टी का प्रेशर होता तो पहले भी एहतजाज करते रहे, पहले तो उनको मनाते रहे, मना के वापस हाउस में लेके आते रहे। सब पार्टी का प्रेशर कैसे हो सकता ये है? ठीक है, देखिए ये बात अगर पंजाब की हद तक अप्लाई हो रही है तो आप मरकज में ये फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? वहां तो आप ऐसा कोई इकदाम नहीं कर रहे, वहां क्या उलटबाजी नहीं होती, वहां पर क्या पर्चे नहीं फाड़े जाते, कापियां नहीं फाड़ी गई बजट की, वहां पर एहतजाज नहीं होता, स्पीकर का घराव नहीं होता, वहां भी हुआ है, तो आप वहां नहीं कर रहे हैं तो यहाँ सर मुझे याद है सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ज्वाइंट सेशन से खिताब करना था, मजाल अभी उनकी तकरीर का कोई एक लफ्ज समझ आ गया हो, इतनी हुल्लड़बाजी, इतना शोर शराबा था उस दिन नेशनल असेंबली ज्वाइंट सेशन में। नॉर्मल हालात में भी जरदारी साहब की बात की समझ नहीं आती है। नहीं वो तो चले, वो उस दिन प्रेसिडेंट की हैसियत से ज्वाइंट सेशन से स्पेशली खिताब कर रहे थे। मैं सिर्फ रेफरेंस ये दे रही हूँ कि पंजाब में अगर हुल्लड़बाजी है तो विफाक में भी है, सेनेट में भी होती है। देखिए इन हालात में फायदा नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान जमहूरियत का हो रहा है। एक दिया है जो टिमटिमा रहा है कि वो पार्लियामेंट, वो लोगों की जो असेंबली है वो इम्पावर होगी कभी जब सियासतदान आपस में मिलेंगे, जमहूरियत को आगे लेके चलेंगे। यहाँ पर ये है कि जो इक्तदार में आता है वो कहता है कि नहीं ये इक्तदार मेरा ही है और मैंने सदा यहाँ पर रहना है। चले सर जी लेने दें उनको अपनी जिंदगी, अगर वो चंद दिन समझते हैं कि उनका इक्तदार है तो जी लेने दें। देखिए इक्तदार में नुकसान इस जमहूरियत का हो रहा है, नुकसान इस मुल्क का हो रहा है। खान साहब कौन सा इस जमहूरियत को पहले कोई 4 चांद लग गए हैं? पहले भी तो जमहूरियत का नुकसान ही है ना। पिछले 77 साल से हमारा मुल्क नाजुक दौर से नहीं निकल पा रहा, ये जमहूरियत को नुकसान ही है। हर दफा इलेक्शन के रिजल्ट तब्दील हो जाते हैं, ये जमहूरियत को नुकसान ही है। मलिक साहब पहले कौन सा कोई टमटमाता सितारा बनी हुई है हमारी सो कॉल्ड जमहूरियत? नहीं तो अदारे जब मजबूत नहीं होंगे, पार्लियामेंट मजबूत कर रहे हैं ना, जब इदारों के कंधों पे बैठ के आएंगे मलिक माजद के साथ खान साहब, तो फिर इदारे चले, बात किसी और साइड पे निकल जाएगी। गिलानी साहब मुझे ये बता दें कि आपने 27वीं आईनी तरमीम की बात की थी, बाज़ गश्त बहुत ज़्यादा है शहर इक़्तिदार में आ रही है, आप वकला बरादरी तक क्या है इसकी अपडेट्स? वैसे तो आप लोगों के जो लॉ मिनिस्टर हैं वो वकला बरादरी से ही हैं, उनका एंड टाइम पे पता चलता है मुसवदा उनके हाथ में आ गया। 26वीं में तो यही हुआ था जी। बिल्कुल इसी तरह से है। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि 27th अमेंडमेंट जो है वो होने जा रही है। जो थोड़े बहुत इख्तियारात रह गए थे जुडिशरी के पास, और ये स्पेसिफिकली इसमें जो निशाना है वो जुडिशरी ही है। जो थोड़ा बहुत जो क्या करना है जी, आईनी अदालत बन जाएगी बेंच की बजाय, बेंच की बिल्कुल वो जो ऑलरेडी चाह रहे थे, पहले वो कंप्लीट नहीं हो सकी, अब ये जो हो गई सीटें आ गई, तो अब इसकी वजह से तो कोई रुकावट नहीं रही। तो सबसे बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये आईनी अदालत की तरफ बेंच की बजाय प्रॉपर कोर्ट की तरफ जाएगी 27th अमेंडमेंट जो है, और ये होनी ज़रूर है, आनी है। ये बिल्कुल मसवदा जब मर्जी आए, हमें पता चले या ना चले, रातों रात हो जाए, ये ऐसे अमेंडमेंट आए और फौरी उस पर वोटिंग और पास हो जाए, तो ये बिल्कुल होनी तो है, ये हमें समझ आ रही है। ये मलिक साहब से लास्ट पॉइंट ले लो, तो यानी कि आपके वकला बरादरी की राय ये है कि इस पे 27वां अमेंडमेंट तो खैर उसी वक्त शोर मच गया था जब 26वीं आई थी कि कुछ गलतियां जो कि हम लोगों ने हाईलाइट की थी कि उसके बाद 27वां अमेंडमेंट आनी है। मलिक साहब जरा शॉर्टली मुझे बता दीजिएगा 27वीं अमेंडमेंट के दो चीदा पॉइंट्स जो अभी तक मेरे नॉलेज के मुताबिक, मेरी इत्तलात के मुताबिक, सोर्सेज के थ्रू मुझ तक पहुंचे हैं। एक तो ये कि जनाब जो आईनी अदालत पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, बेंच से उसमें कन्वर्ट होने जा रहा है 27वीं तरमीम, और सेकेंडली जो आईनी अदालत होगी उसके जजेस की जो उम्र है वो 70 साल कर दी जाएगी, ताकि यही जजेस कंटिन्यू आगे करते रहे और सर्व करते रहे। बाकी जो दूसरी 67 नहीं 70 उनके 70 कर जो इत्तलात है, आगे कंफर्म नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम तक जब तक हो नहीं जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो दूसरी अदालत आम सुप्रीम कोर्ट होगी उसके जजेस की उम्र वैसे ही रहेगी। सर आपका टेक। मलिक साहब की आवाज़ नहीं आ रही। पास कोई जी प्लीज कंटिन्यू करें। हमारे पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, मीडिया के थ्रू ही जो खबरें सुनने में आती हैं उसमें
बशमूल इन दो चीज़ों के जो गिलानी साहब ने कही, और भी कुछ इख्तियारात की भी बात है कि जो एक उसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट के इख्तियारात में भी कुछ नया तवाज़ुन की भी कुछ ख़बरें गर्दिश में हैं। जी बिल्कुल। तो देखने की बात है कि अब हम भी मुंतज़िर हैं जी कि अभी हमने अपनी इस ज़िंदगी में और क्या कुछ देखना है। क्या क्या किस किस कर्ब से गुजरना है सर और किस तरह की नाइंसाफियां देखनी है। सरप्राइजेस, बहुत शुक्रिया। खैर डिबेट काफ़ी मज़े की थी, लेकिन इस क्योंकि प्रोग्राम का पाकिस्तान वक्त की खत्म हो गया सर। बहुत शुक्रिया हिस्नात गिलानी साहब आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए, शराज खान साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।